ओके। तो कल हम लोग क्या कवर किए थे? कल हम लोग कवर किए थे बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, नम्पाई पांडास, केकेटी कंडीशंस, लैग्रैंजियन ऑफ अ फंक्शन, डुअल ऑफ अ फंक्शन, ऑप्टिमा कब होता है लैग्रैंजियन में, हम्म, और क्या किए थे। बस ना। और लाइक क्या प्लॉट क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती प्लॉट। सबसे पहले हम लोग को विजुअल हैं। ग्राफ्स हाँ, देखने होते हैं किसी डेटा प्लॉट्स में। विजुअलाइजेशन करना होता है। उसी के बेसिस पे जनरली हम एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का एल्गोरिदम हम लगाने वाले हैं। नमपाई के डिफरेंट, हाँ, मैटप्लॉट के NumPy, डिफरेंट लाइब्रेरीज। करेक्ट। तो हाँ, आज डिस्कस करते हैं थोड़ा इन डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस और पीपीएफ्स के बारे में, है ना। तो सीडीएफ, पीपीएफ और पीडीएफ, ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इवेंचुअली, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो इसका नाम, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अराउंड जो भी डेटा होता है वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, चाहे वो स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स हो या फिर एवरेज वेट हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स। किसी पॉपुलेशन पे अगर हम जनरली स्टैटिस्टिक्स करते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं अगर, तो इन जनरल ट्रेंड मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो सिग्निफिकेंटली, मतलब हम उसको ऐसे बोलते हैं कि वो बेल शेप कर्व्ड होता है, जैसे बेल शेप का कर्व होता है। एंड ये चीज़ हम लोग फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, बट आज थोड़ा डेप्थ में समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऊपर जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वाई एक्सेस पे, और नीचे तुम्हारे जो एक्चुअल डेटा है उसका, मतलब किस डेटा पे वो प्लॉटेड है, एक्स एक्सेस पे हम लोग जनरली उसको रखते हैं, है ना। ये टू सिग्मा, हाँ, 1 सिग्मा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं n ऑफ 0,1। इसका मतलब क्या होता है, n ऑफ 0,1 का मतलब होता है कि मीन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 0 होता है, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है, जो बेल शेप कर्व होता है, वो मीन के अराउंड सेंटर्ड होता है ना। तो इसका मतलब है कि 50% ऑफ द डेटा तुम्हारा मीन के इधर लाई करता है और 50% ऑफ द डेटा इधर लाई करता है। इसका मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और मीडियन दोनों सेम होता है ना, क्योंकि 50% डेटा इधर है, 50% डेटा इधर है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये 1 है वो यहाँ सिग्मा है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। तो आप पहले समझते हैं कि ये 2 सिग्मा, सिग्मा और ये सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो ये जो बीच में है एक्सेस वाली लाइन जो है 0 पे, ये मीन है इसका, ठीक है। अब क्या है कि स्टैंडर्ड, तो हम लोग ने पहले क्लास में पढ़ा था कि वेरिएंस जो होता है वो डेटा का स्प्रेड बताता है कि डेटा कितनी दूर तक स्प्रेड करेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब स्क्वायर का रिलेशन होता है कि वेरिएंस का, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है वो वेरिएंस के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरा एक तरीके से स्प्रेड को ही डिफाइन करने वाला है। तो अब हम पहले समझते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहला सिग्मा मतलब 1 पे, है ना। तो ये -1 है और ये 1 है। इसमें 68.4%, 68.2% डेटा माइनस सिग्मा से सिग्मा के बीच में लाई करता है, ठीक है। -2 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच में 95% डेटा लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये पूरे कर्व का अगर हम इंटीग्रेशन करके एरिया निकालेंगे तो 95% एरिया ये -2 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच में आ जाए। इसको बोलते हैं, उस दिन शायद हम लोग सिग्मा टू नहीं, सिग्मा बोल दिए। P95 इज डिफरेंट, मतलब अच्छा, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब जैसे 2 सिग्मा तक आए तो 3 सिग्मा भी होगा, तो -3 सिग्मा से 3 सिग्मा के बीच में 99.8% डेटा चला जाता है, और उसके बाद में पूरा रिमेनिंग 0.1% डेटा आता है दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये होता है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, 1/सिग्मा विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू, म्यू यहाँ पे मीन है, डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे खास बात ये होती है कि
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी जब भी हम मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग के केस में, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे लीनियर रिग्रेशन का अजम्पशन होता है कि नॉर्मल मतलब जो मेरा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अदरवाइज मतलब हम ये अज्यूम करके चलते हैं, या फिर क्लोज टू नॉर्मल, मतलब एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो बट क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं विच इज टी क्यों डिस्ट्रीब्यूशन। assume करते हैं हम लोग नॉर्मली कोई और डेटा ऐसा assumption क्यों लेते हैं? देखो, जब हम कोई जैसे लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, वो हमारे अराउंड जितना भी डेटा है, पहली बात तो वही हाँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस अगर नहीं पर्टिकुलर, फॉलो करेगा तो क्या हमारा एल्गोरिथम फेल हो जाएगा? हाँ, उस केस में परफेक्ट फिट नहीं आता है मॉडल का, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो डेटा है मेरा वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इवन जो मेरे स्टैंडर्ड एरर आती है ना, वो भी मतलब वो जो एरर का वेरिएंस है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये भी हम मानते हैं। तो ये मल्टीपल एजम्पशंस होते हैं जो लीनियर रिग्रेशन के केस में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ें होती हैं, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या? टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो सैम्पल साइज होता है वो लेस देन 30 होता है, ठीक है। मतलब अगर सैम्पल साइज 30 से कम है तो हम उसको जनरली टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इस ये जो प्लॉट यहाँ पे बना हुआ है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 3 है, ठीक है। तो जो ब्लू वाला प्लॉट है, जो सबसे पीक वाला प्लॉट है, जो सबसे ऊपर है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और उसके नीचे जो सारे प्लॉट्स है वो तुम्हारे मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन के प्लॉट से अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जैसे मान लो सैम्पल साइज या पॉपुलेशन साइज जो है वो 30 है ना। तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? n-1, मतलब 30 - 1 विच इज 29, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि n-1 सैम्पल साइज -1, ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग फाइनली टी टेस्ट और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट इवेंचुअली ऐसे समझो कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैम्पल साइज 30 के कम के लिए है। जैसे जैसे हम सैम्पल साइज बढ़ाते जाते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड करने लगता है, समझे। तो ये छोटा वाला जो प्लॉट सबसे नीचे दिख रहा है यहाँ वाला, ये वाला जो प्लॉट है यहाँ पे, ये तुम्हारा अभी के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जैसे जैसे हम सैम्पल साइज बढ़ाते जाएंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी स्कोर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अपॉन √n, ठीक है। यहाँ पे n तुम्हारा सैम्पल साइज है, s तुम्हारा सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, x बार जो है वो सैम्पल का मीन है, और म्यू जो है वो पॉपुलेशन का मीन है। दो मीन की बात हो रही है, एक है सैम्पल का मीन, एक है पॉपुलेशन का मीन। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सैम्पल मीन का मतलब है जो 30 लोग हमने उठाए थे पूरी पॉपुलेशन में से, ये सैम्पल मीन उसका मीन है ना। और पॉपुलेशन मीन जनरली हम लोग जब टी टेस्ट करते हैं तो अगर कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया होता है तो वो पॉपुलेशन मीन होता है, नहीं तो पूरे का पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन होता है। मतलब ग्राउंड ट्रूथ की बात कर रहा है? ग्राउंड ट्रूथ नहीं, जैसे मान लो कि तुमको टेस्ट एक सबस्पेस क्रिएट किया उस वो अलग है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो तुमको ये देखना है कि इंडिया में लोगों का एवरेज वेट क्या है, कैलकुलेट करना है तुमको, ठीक है। अब क्या तुम 140 करोड़ लोगों का वेट कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, है ना। तो तुम क्या करते हो? तुम सैंपल्स उठाते हो लोगों के, ठीक है, रैंडमली सैंपल करते हो, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अलग अलग तरीके की। तो अलग अलग लोकेशन के बेसिस पर करो तो वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गई। अगर किसी कंडीशन के बेस पे हम लोग सैम्पलिंग करते हैं वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है। अगर हम रैंडमली उठा लेते हैं लोगों को तो वो रैंडम सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग में चांसेस होते हैं बायसनेस के, है ना, इसीलिए हम लोग हमेशा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं। ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे आगे चल के जब हम ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट बनाएंगे वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो समझते हैं कि तो ये जो सैम्पल मीन है ये 29 लोग का मीन होगा, ठीक है, एक्स बार। और जो म्यू है यहाँ पे वो पूरे पॉपुलेशन का मीन होगा, मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन जिसमें से हम सैंपल करें उसका मीन होगा। तो वो भी निकालना मुश्किल है। वो निकालना मुश्किल है, अग्रीड। बट जब हम टी टेस्ट निकालते हैं ना, जब हम टी टेस्ट एक्चुअली में करते हैं तो हम पूरे का कैलकुलेट कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जनरली दो सिमिलर टाइप ऑफ पॉपुलेशंस के बारे में ही कंपैरिजन करते हैं, तो ही हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आगे चलेंगे तभी समझ में आ जाएगा।
तो इवेंचुअली टी का फॉर्मूला इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट एन, एन इज द सैम्पल साइज, ठीक है। इससे हमारी एक टी वैल्यू आती है, जो कि आगे उसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक नॉर्मल पहला डिस्ट्रीब्यूशन, क्या था हमारा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा? टी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ठीक है। अब तीसरा है मेरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कि हम लोग बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ते थे 12th में, है ना, एनसीआर वाले फॉर्मूले से वो सारी चीज़ें। तो ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर पाते हैं हमें यूज होता है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग डेटा को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, तो है ना। हाउ विल वी फाइंड कि ये किस डेटा के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके देखना पड़ेगा, इसलिए डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ ठीक है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि डेटा किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और फिर हम उसके ऊपर कुछ सर्टेन ट्रांसफॉर्म्स लगाते हैं जिससे कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाए। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा तो हम उसके ऊपर अपना कोई भी एल्गोरिदम लगा सकते हैं, नॉर्मल कोई सा भी एल्गोरिदम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की, क्योंकि सारे ग्राफ जो थे वो कंटिन्यूअस थे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज कर रहे हैं रैदर देन डेंसिटी प्लॉट, है ना। तो मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही ये ग्राफ होता है, बट ये कंटिन्यूअस नहीं होता है नेचर में, ठीक है, बस इसमें इतना डिफरेंस होता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो हमने 10 बार कॉइन टॉस किया, ठीक है, और हम उसमें से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई यहाँ पे, ठीक है। 2 बार हेड्स आने की, 3 बार हेड्स आने की, 4 बार हेड्स आने की, 5 बार हेड्स आने की। अब 5 बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की तरफ ध्यान देते हैं तो P 1/2 होगा, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, है ना। तो अब क्योंकि ये दोनों सेम होगा, करेक्ट, तो इसका मतलब है बीच में वो पीक कर जाएगा, है ना। और जो यहाँ पे NCR होगा, ठीक है, तो उस केस में NCR की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि 10 माइनस आर 10 माइनस मतलब 5C 10C 5 ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि 5 हेड्स हैं वहाँ पे, ऐसे करके समझ लो, ठीक है। तो इस वजह से वो उस पर पीक कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी 5 हेड्स आने की 10 में से, है ना, क्योंकि इक्वली प्रोबेबल केस है, दोनों हेड्स और टेल्स दोनों में आ सकता है। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे फिर वो के कम होने के चांसेस जाते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सेकंड का 3 क्लास है, तो जैसे तुम बायनॉमियल पॉलिनॉमियल भी होता है, पॉलिनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो उसमें कैसे बनेगा? उसमें भी उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला आता है, बट इवेंचुअली हम लोग के अराउंड जो ग्राफ पॉलिनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का देख सकते हैं, पॉलिनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका इमेज कहाँ गया, इस पे दिखा नहीं रहा है अभी। खैर अभी उस पर आते हैं, पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा और चीज़ें जान लेते हैं। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जस्ट बाद जो हम पढ़ेंगे। बर्नौली एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ग्राफ होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। जैसे अगर हम बात करें कि 6 अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, 1/6। और एक प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विच इज़ 1 - 1/6 विच इज़ 5/6, ठीक है। तो बर्नौली होता है कि जब हम एक इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है ना। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि या तो होगा यानी ट्रू, या तो नहीं होगा यानी फॉल्स, ठीक है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे 1/6 वाले का ही केस ले लें, तो 1/6 में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी 6 ना आने की, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात ये होती है कि उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है यानी 1/6 वही मीन होता है, ठीक है। तो जो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो 1/6 हो जाएगा,
और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके लिए, उस इवेंट के लिए, ठीक है, और जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो p इंटू वन माइनस पी हो जाता है, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब वापस आते हैं बर्नौली पे, सॉरी बायनॉमियल पे। तो बर्नौली एक इवेंट का था, अब ऐसे अगर हम चेन ऑफ इवेंट्स करें तो वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। हाँ, समझ गया। ऐसे करके समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये हर जगह तुमको दिखाई देगा, ठीक है। इवन जब हम न्यूरल नेटवर्क्स में वेट को इनिशियलाइज करने की बात करेंगे तो भी हम इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन से ही सैंपल करेंगे वेट्स को, है ना। उसका एडवांटेज हम आगे बताएंगे, बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ये कि हम उसी में से क्यों सैंपल करते हैं, है ना। मतलब बैक प्रोपोगेशन के टाइम क्या हेल्प करता है वो। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज कि एक सर्टेन इंटरवल दिया हुआ है ए से बी, ठीक है, उसमें उसके बीच में हर नंबर को चूज होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीक होता है 1/b-a, ठीक है। और उस अगर मान लो हम कोई रैंडम इवेंट को निकालना चाहें, जो जैसे ये इवेंट डिसाइडेड है कि c लेस देन x, सॉरी x लेस देन c एंड सॉरी x ग्रेटर देन c एंड d ग्रेटर देन x, है ना। तो इस पर्टिकुलर इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं d-c/b-a करके, ठीक है। अब इसका मीन सिंपल होगा क्योंकि a से b है तो a प्लस b बाई 2 मीन हो जाएगा, है ना। और सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा b-a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इसका डेरिवेशन होता है बट डेरिवेशन अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जनरली जिसकी हम बात करते हैं वो होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये भी बेल शेप्ड का ही होता है लेकिन ये थोड़ा स्क्यूड होता है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में, तो या तो वो लेफ्ट स्क्यूड होगा तो या तो वो राइट स्क्यूड होगा, है ना। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा स्क्यूड होता है लेफ्ट के साइड पे, ठीक है, मतलब इधर साइड से आके और इधर टेल उसकी ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। तो उसका जनरल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो उसका फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का आता है, p ऑफ x कॉमा म्यू, म्यू यहाँ पे मीन है, वो होता है जैसे ऊपर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन किए थे वैसे यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं e टू द पावर माइनस म्यू, ठीक है, म्यू टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एजम्पशंस होते हैं कि जो इवेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि जो लैम्डा है यहाँ पे, तो फाइनल जो फॉर्म आता है ना ये वाला, जो ये फाइनल इसका जो फॉर्म आता है इसमें जो लैम्डा है या म्यू है वही मीन है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ अकरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, तो म्यू जो है या लैम्डा जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि दो इवेंट्स कभी साथ में नहीं हो सकते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तो ही हैं, वो दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो जनरली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को बताती हैं, ठीक है। अब समझते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात क्या होती है कि इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है यानी मीन और जिसका वेरिएंस है वो दोनों सेम होता है, ठीक है, वो दोनों लैम्डा के बराबर होता है। और इसका जनरल फॉर्म जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आता है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल 1/n टू द पावर k लैम्डा टू द पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे म्यू है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म होता है इसका, ठीक है। अब समझते हैं कि जब मेरा लैम्डा यानी मीन जो है वो लेस देन 10 होता है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन राइट की तरफ स्क्यूड होता है, मतलब इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, है ना, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, मतलब ऐसा आएगा, ठीक है। और जब लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बनने लगता है, समझे, उतना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो मतलब और सिमेट्रिकल होता जाता है वो, ऐसे समझो। मीन जितना कम होता है उतना ज़्यादा उसका स्क्यूनेस होता है एक साइड पे, ठीक है, राइट के साइड पे, और तुम्हारा जितना लैम्डा या फिर म्यू को तुम बढ़ाते जाओगे, मीन को बढ़ाते जाओगे, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साइड जाता जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसको बोलते हैं पी वैल्यू, ठीक है। तो पी वैल्यू क्या होता है, ठीक है। पी वैल्यू के बारे में समझते हैं कि अगर हम लोग पी वैल्यू की बात कर रहे हैं तो पी वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या। पी वैल्यू एक्चुअली में जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हम पी वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। पी वैल्यू क्या है कि ये डिस्क्राइब करता है लाइक्लीहुड, ठीक है।
ये डिस्क्राइब करता है लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑब्जर्व डेटा अंडर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, null hypothesis. जैसे होता क्या है, जैसे मान लो कि तुम कोई ड्रग टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम एक पर्टिकुलर वैक्सीन बनाए और अब तुमको टेस्ट करना है कि ये वैक्सीन एक्चुअली में बीमारी के ऊपर काम करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तुम ये चेक करना चाहते हो। ठीक है, या फिर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तुम ये देखना चाहते हो कि तुम एक पर्टिकुलर बच्चों की, मतलब एक बच्चों की क्लास है, ठीक है, आधे आधे ऐसे सेगमेंट में दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब तुम क्या करते हो कि एक आधे बच्चों को तुम एक दूसरे टीचर से पढ़वाते हो और आधे बच्चे को दूसरे टीचर से पढ़वाते हो। ठीक है, अब दोनों बच्चों को फिर से मिक्स करते हो और फिर एग्जाम लेते हो। ठीक है, अब तुम ये देखना चाहते हो कि दोनों बच्चे अभी भी सेम है, मतलब कोई फर्क नहीं आया है दोनों में, या फिर एक टीचर दूसरे टीचर से बेटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का तरीका दूसरे टीचर के पढ़ाने के तरीके से अच्छा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग जनरली ये यूज़ करते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम अपना हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो एक होता है नल हाइपोथेसिस जिसको एच नॉट बोलते हैं, और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं एच ए। ठीक है, तो पहले अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमने दो अलग अलग टीचर्स को लिया, क्लास को आधे में बांट दिया, आधे बच्चे टीचर ए से पढ़े, दूसरा क्या था, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी एच ए। ठीक है, तो आधे बच्चे टीचर ए से पढ़े, आधे बच्चे टीचर बी से पढ़े। ठीक है, अब हमको क्या एस्टैब्लिश करना है कि जो नल हाइपोथेसिस होगा वो ये बोलेगा कि दोनों टीचर के पढ़ाने में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है दोनों बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो सेम है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेगा कि नहीं, एक टीचर दूसरे टीचर से बेटर है। ठीक है, इस सेंस में कि क्योंकि अगर एक टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसके बच्चों का एवरेज मार्क्स ज़्यादा होगा रेदर देन जो बच्चे दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो दो हाइपोथेसिस, हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक एच नॉट होता है जो नल हाइपोथेसिस होता है, जो बोलता है नहीं नहीं है, कुछ नहीं है, सेम है सब कुछ, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम सर्टेन टेस्ट करते हैं, उससे हमारी एक पी वैल्यू आती है, उस पी वैल्यू के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। अगर पी वैल्यू सर्टेन लिमिट से कम होती है ना, तो हम बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। इसका मतलब दोनों बच्चों में डिफरेंस है, एक टीचर दूसरे टीचर से अच्छा है ना। और अगर पी वैल्यू सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और दोनों टीचर्स के पढ़ाने में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमको पी वैल्यू यूज़ करते हैं। अब देखो, तो हाँ वही सेम चीज़ लिखी है यहाँ पे, लोअर पी वैल्यू का मतलब होता है ग्रेटर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व डिफरेंस। इसका मतलब जो डिफरेंस है दोनों के मीन में, दोनों की डिफरेंस मतलब दोनों ऑब्जर्वेशंस के मीन में वो ड्रास्टिक है और रैंडम नहीं है। तो उल्टा बोला, नल में बोला तो पी ज़्यादा होना चाहिए, नल में पी ज़्यादा होना चाहिए, डिफरेंस सही है ना। लोअर पी वैल्यू ग्रेटर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व डिफरेंस, मतलब कि तुम बोल रहे हो कि हाँ ऑब्जर्वेबल डिफरेंस है दोनों में, मतलब दोनों बच्चों में डिफरेंस है, समझ गए। तो लोअर पी वैल्यू, जितनी कम पी वैल्यू होगी तुम उतना ज़्यादा ऑल्टरनेट के साइड जाओगे, और जितनी ज़्यादा पी वैल्यू होगी तुम उतने ज़्यादा नल हाइपोथेसिस के साइड जाओगे। ठीक है, तो जितना भी हाँ मतलब तुम इवेंचुअली ये बताना चाहते हो कि तुम बार बार टेस्ट करके ये देखना चाहते हो कि अगर हम दो सैम्पल साइज लेते हैं, दो सैम्पल्स लेते हैं पॉपुलेशन में से, है ना, और उनके ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं, तो वो जो टेस्ट आया वो रैंडम नहीं है। ठीक है, वो स्टैटिस्टिकली बैक्ड है किसी चीज़ से, मतलब हम ऐसे ही नहीं बोल दे रहे कि वो टीचर अच्छा है वो टीचर बेकार है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पी वैल्यू यूज़ करते हैं। अब आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एच ए होता है एंड एच नॉट होता है। एच ए इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एच नॉट इज नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो पी वैल्यू जैसे मैंने बताया, पी वैल्यू के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम एच ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वही सेम एग्जांपल जैसे मैंने बताया, 30 स्टूडेंट्स इधर 30 स्टूडेंट्स इधर, वो मेथड ए से पढ़े वो मेथड बी से पढ़े, और हमने डिसाइड किया कि भाई कौन से बच्चे, मतलब कौन सा मेथड इसमें से बेटर है। ठीक है, अब इसका एजम्पशंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम टी टेस्ट कर रहे हैं, है ना, टी टेस्ट वही टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो था, उसी को अगर हम टी टेस्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कर रहे हैं पी वैल्यू निकालने के लिए,
तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप होता है हाइपोथेसिस बनाना कि तुम क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हो। तो जो हाइपोथेसिस एच ए होगा उसका एकदम ऑपोजिट एच नॉट होगा, है ना। एच नॉट बोलेगा कुछ नहीं है, एच ए बोलेगा नहीं नहीं है ना। अब उसके बाद क्या है, तो उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। तो एजम्पशंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जो ईच ग्रुप्स हैं, जब हम ग्रुप्स में बांट रहे हैं तो ईच ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, नॉर्मेलिटी या फिर अप्रोक्सीमेट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेटा है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है। होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कि वेरिएंस जो है दोनों ग्रुप्स का वो भी सेम है, ठीक है। और चौथा और लास्ट होता है कि कोई आउटलायर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा ऐसा है जो कि अपने से ही पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो आउटलायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी हम अब, क्योंकि ये चार चीज़ें एजम्पशंस में यहाँ आ रही हैं, ठीक है, तो जब हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाते हैं वहाँ पे भी हम टी टेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमको लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाना तो ये चारों एजम्पशन वहाँ भी आने चाहिए। टी टेस्ट टी टेस्ट से करते हैं, तो दो तरीके के टेस्ट होते हैं, मतलब तीन होते हैं, टी टेस्ट, जी टेस्ट और एफ टेस्ट, ठीक है। एक सेकंड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को टी टेस्ट से करते हैं? टी टेस्ट से करते हैं। टी टेस्ट एक मेथड है हाइपोथेसिस टेस्ट करने का, ठीक है, ऐसे समझ लो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट टेस्टिंग होती है ना, ए बी टेस्टिंग, है ना। तो मान लेते हैं कि हमने वेबसाइट के दो यूआई बनाए, ठीक है। अब हमने एक सर्टेन सैंपल, मतलब पॉपुलेशन को एक यूआई दिखाया, दूसरे को दूसरा यूआई दिखाया, ठीक है। तो क्लिक थ्रू रेट या जो भी हम चेक करना चाहते हैं वो सब टेस्टिंग जो होती है वो हाइपोथेसिस या स्टैटिस्टिकल बैक टेस्टिंग भी होती है, ठीक है। उसमें फिर इंडिपेंडेंस होना चाहिए दोनों ग्रुप में, हाँ होमोजेनिटी इन वेरिएंस होना चाहिए, एग्जैक्टली, और समझ लैग गए। नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये चारों, अब क्योंकि ये चारों असम्पशंस यहाँ आए हैं तो जब हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाएंगे ये चारों असम्पशंस वहाँ भी एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी हम सबसे पहले टी टेस्ट, मॉडल बनाने से पहले हम टी टेस्ट करते हैं। अभी आते हैं क्यों टी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चार असम्पशंस हो गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पल टी टेस्ट पे, मतलब टी टेस्ट पे आते हैं, ठीक है। टी टेस्ट के तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है वन सैम्पल टेस्ट, ठीक है। दूसरा टाइप होता है कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, यानी जिसको हम अनपेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट बोलते हैं। और तीसरा वाला जो होता है वो होता है पेयर्ड टू सैम्पल टी टेस्ट, ठीक है। तो ये तीन तरीके के टी टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम वन सैम्पल टी टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये चलो ये एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक चीज़ होती है विच इज़ क्रिटिकल टी वैल्यू, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टी वैल्यू, ठीक है। पी वैल्यू और क्रिटिकल टी वैल्यू, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अभी समझते हैं कि जैसे मान लो कि तुम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का कुछ कोर्स बनाए, ठीक है। अब तुम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हो कि जब हमने वो न्यूट्रिशन का कोर्स बच्चों के ऊपर चलाया तो बच्चे हेल्दी हो गए, ठीक है, या उनके वेट बढ़ गया, मतलब उनका वेट जो था, एवरेज वेट जो था वो बढ़ गया, ठीक है। तो हम मानते हैं कि पहले जो मीन था वो 45 था, ठीक है, मतलब एवरेज वेट जो था बच्चों का इस टेस्ट, ये न्यूट्रिशन वाले कोर्स के पहले वो 45 था, ठीक है। और टेस्ट के बाद या फिर न्यूट्रिशन के वाले कोर्स के बाद जो वेट है वो 75 हो गया, ठीक है। अब हम बना, और सैम्पल साइज है 25, मतलब 25 बच्चों के ऊपर हम ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। इससे एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी विच इज़ 6, ठीक है। ये आ गया 6। अब क्या है, एक चीज़ और जानते हैं, एक होती है टी टेबल, ठीक है। टी टेबल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से अलग अलग टी वैल्यूज़ दी होती हैं और उनके रिस्पेक्टिव पी वैल्यूज़ दी होती हैं। वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा हुआ है। पाइथन एक्सेट्रा में सिंपल लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, वो सारी टेबल्स ऑलरेडी प्री लोडेड हैं। उनके बेसिस पे, उस वैल्यू के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, मतलब किस बेसिस पे हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ से आई 6, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, जो लास्ट पैरामीटर हम टेस्ट करना चाहते हैं वो होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे हम 0.05 पीपीएफ इसको बोलते हैं, 0.05 ले रहे हैं। 0.05 का मतलब है कि हम इस स्टैटिस्टिकल टेस्ट से 95% कॉन्फिडेंट हैं अपने रिजल्ट को लेके, समझी। 95% हम कॉन्फिडेंट हैं
कि ये टेस्ट सही है, जो भी इसका आउटकम होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है वहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू ले लिए 0.05, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टी टेबल, है ना। देखो ये टेबल कुछ इस तरीके की दिखती है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दिए रहते हैं, ये टेबल खुल क्यों नहीं रही है, हाँ देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दिए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो अभी हम तुमसे बात कर रहे थे, है ना, कि मतलब 0.05 अल्फ़ा की कितनी वैल्यू ले रहे हो, 0.05 का मतलब है 95% कॉन्फिडेंस पे। तो किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी क्रिटिकल की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे हम अपने एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, सैम्पल साइज 25 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम था n-1 विच इज़ 24, है ना। तो इसका मतलब है वहाँ पे अल्फ़ा 0.05 के बराबर 1.711 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टी की वैल्यू तो 6 आई है, 6 इज मच ग्रेटर देन टी क्रिटिकल जो वहाँ पे दिया हुआ है, तो टी क्रिटिकल हम टेबल से निकालते हैं, ठीक है। अब जब वो उससे ज़्यादा आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो हाइपोथेसिस था, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ गए। इसी तरीके से क्या होता है कि हम पी वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। तो पी वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गिवन टी वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो जो भी टी वैल्यू तुम्हारी आई है, तो अब देखो यहाँ पे एक दिखाते हैं पी वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन यू कि तुम क्या करना चाहते हो, कौन सा ऑप्टिमाइज होता है, मुझे लग रहा है पी होगा क्योंकि पी तो टी का भी वेरिएबल है। हाँ तो मतलब वो वही बता रहे, जैसे तुम वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एक सेकेंड, ये टी टेबल ही आ गई क्या, ये तो टी टेबल ही है। एनीवेज उस पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम तो ये सारे जो फंक्शंस है ना, सी डी एफ पी पी एफ, ये सारे फंक्शंस साइपाई डॉट स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रीलोडेड होते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो पी वैल्यू हम निकालते हैं 1 माइनस सी डी एफ ऑफ टी कॉमा डी एफ, ठीक है। अब हमने क्या किया, पी की वैल्यू आई 1.7 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, जो कि बहुत बहुत कम है 0.05 से। तो जब हम अल्फा 0.05 लेते हैं ना, तो अगर जो पी वैल्यू आई वो 0.05 से बहुत कम है तो हम बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है। अगर वो 0.05 से ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस सही है और हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम दो रैंडम ग्रुप्स, किसमें स्टैटिस्टिकल, हाँ scipy.stats करके एक लाइब्रेरी है पाइथन की, उसमें ये सारी चीज़ें, मतलब ये सब बस मॉडलिंग सिंपल ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसमें, तुमको बस उसको कोड लिखते जाना है एक लाइन से लाइन, सब चीज़ें हो जाती है उसमें। वो हो गया ना, क्या बहुत कोर हो गया ये तो सब सारा। हाँ लेकिन होता है, ये सारी चीज़ें अभी भी मतलब यूज़ होती हैं, क्योंकि जब तुम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाओगे तो तुमको बताएंगे कहाँ पे एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। तो फिर होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या फिर अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये क्या करता है, दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है और रैंडम नहीं है, ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, ड्रग टेस्टिंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मान लो दो डिफरेंट कंपनीज हैं, ठीक है, इन्होंने बनाया वैक्सीन ए और एक ने बनाया वैक्सीन बी, ठीक है। हमने दो अलग अलग लोगों को मतलब सैंपल ऐसे पॉपुलेशन ली, ठीक है, 30 लोग इधर 30 लोग इधर। अब एक लोगों को सिर्फ वैक्सीन ए लगवाया, एक लोगों को सिर्फ वैक्सीन बी लगवाया, ठीक है। अब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि वैक्सीन ए का इफेक्ट और वैक्सीन बी का इफेक्ट सिग्निफिकेंटली दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। दोनों अगर डिफरेंट हैं तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ, एच ए हुआ, और दोनों सेम हैं ये नल हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। तो यही है। तो हाँ अब देखो इस केस में क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो अननोन होता है, ये हम ये मान के चलते हैं, इसमें ये अजम्पशन होता है कि जो पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स है मतलब पूरी पॉपुलेशन का जो स्टैटिस्टिक्स है वो अननोन है, ठीक है। और दोनों सैंपल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। मतलब वैक्सीन ए वाले को पहले वैक्सीन बी नहीं लगी है, ऐसे करके मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, टी की वैल्यू आती है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट सॉरी n1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, ठीक है। इससे भी अब सेम टी वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला इसमें थोड़ा अलग होता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n1 प्लस n2 माइनस 2, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें, ठीक है। कहाँ लिख रहा, दिख नहीं रहा उसमें। सॉरी, क्यों नहीं दिख रहा? हम्म, हाँ, लैग कर रहा। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। अब लास्ट मेरा जो टी टेस्ट होता है, हाँ लास्ट जो टी टेस्ट होता है, फिर से शेयर करो। हाँ, बैटरी है ना, 1% तो नहीं हो गया उसका? नहीं नहीं लग ही रहा था। बैटरी तो है। फिर से शेयर करो, नीचे नहीं हुआ वो। रिफ्रेश करता हूँ वो मेरे लैपटॉप में भी ऊपर से। नहीं इसका दिक्कत नहीं, इंटरनेट का इशू हो रहा है शायद। तो लास्ट स्लाइड करो देखो, चल रहा है। ठीक है। तो लास्ट टाइप ऑफ टी टेस्ट जो होता है वो होता है पेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये डिपेंडेंट सैंपल्स पे किया जाता है, ठीक है। डिपेंडेंट सैंपल्स, और हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों डिपेंडेंट सैंपल्स में assumption है तो कैंसिल कर दी तुम। इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रुप जो assumption होता है hypothesis। इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, मतलब जो आउटकम है ये वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट सैंपल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है, ठीक है। एक सेकेंड, डिपेंडेंट वेरिएबल, और भी कहीं हम लिख के रखे हैं क्या गलत? टू सिमिलर सैंपल्स आर गिवन, dependent variable is continuous, observations are independent and normally distributed. तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे किया जाता है, ये फाइंड करने के लिए कि जो दो डिफरेंट सैंपल्स हैं उनका मीन का डिफरेंस ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है। और दोनों सिमिलर टाइप ऑफ सैंपल्स लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ये सारे अजम्पशंस हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है और डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट सैंपल्स अलग होता है, रुको हम तुमको दिखाते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, सो देखो, a dependent variable is the variable that changes as a result of the independent variable manipulation. It's the outcome you are interested in measuring and it depends on your independent variable. In statistics, dependent variables are also called response variables, ठीक है, क्योंकि वो independent variables के change पे डिपेंड करता है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर हम उस जिस पर्टिकुलर वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, ठीक है, उन दोनों के स्टैटिस्टिक्स में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। वो इस तरीके से डिपेंडेंस होती है उस पर, ठीक है।
तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि इसमें भी टी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ये मीन ऑफ डिफरेंस है। तो दो सैम्पल्स लिए, जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास है, उसमें दो मतलब 30 बच्चे हैं, ठीक है। ऑल 30 स्टूडेंट्स मैथ्स का भी एग्ज़ाम देते हैं और इंग्लिश का भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। अब मैथ्स के एग्ज़ाम में उनके कुछ मार्क्स आते हैं और इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब दोनों के दोनों डिपेंडेंट हैं, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट हैं वो अपने आप में एकदम अलग हैं, है ना, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ही रहता है, एन जो है वो नंबर ऑफ सैम्पल्स ही रहता है, ठीक है। लेकिन एक्स डी का बार यहाँ पे मतलब क्या है कि दोनों के मार्क्स को हम मैथ्स, जैसे सेम स्टूडेंट के मैथ्स और इंग्लिश का डिफरेंस लेते जाएंगे, ठीक है, फिर डिफरेंस और सबको सम करके एवरेज आउट करेंगे। तो ये एक्स डी बार वो होता है, ठीक है। उससे एक टी वैल्यू आती है, फिर से वही सेम चीज़ करेंगे कि हम टी वैल्यू के बेसिस पे टेबल से चेक करके क्रिटिकल टी निकालेंगे, पी वैल्यू निकालेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम लीनियर रिग्रेशन बनाते हैं, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो मेरे पॉइंट्स हैं ना वो कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस पे क्या हम ऐसी सीधी लाइन बनाएंगे तो ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बन जाएगा, है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक है मेरा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लाइन बनाएंगे तो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बन जाएगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे ही इसमें क्या करते हैं कि क्या इस केस में हम अगर ऐसी लाइन फिट करते हैं तो क्या ये सारी चीज़ों को ये मॉडल फिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो हम मॉडल बनाने से पहले ये चीज़ कैसे जाने कि ये फिट करेगा कि नहीं करेगा। विजुअलाइजेशन इज अनदर थिंग। मान लो अगर हम स्टैटिस्टिकल बेसिस पे हम बोलना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मेरे यहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है मेरे यहाँ लाई कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लेकिन यहाँ पे भी लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब हमको डिसाइड करना है, हमको किसी आदमी को बताना है स्टैटिस्टिकली साउंड करते हुए, साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताना है तुमको कि नहीं, इसमें लीनियर रिग्रेशन का मॉडल नहीं बनेगा, लेट्स सपोज, या बन भी सकता है अगर बहुत कम पॉइंट्स हैं इस जगह पे, ठीक है, तो बन जाना चाहिए आइडियल सिचुएशन में, तो है ना। तो अगर हमको ये बताना है कि भाई बन सकता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि डिपेंडेंट जो x है और जो y है जिसको हमको प्रेडिक्ट करना है, उन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये हो गया मेरा नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दोनों का मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो जिस केस में हम बोल रहे हैं नल हाइपोथेसिस सही है, ट्रू है ना, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में लीनियर कोई मतलब नहीं है, नल हाइपोथेसिस में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में बोल रहे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है। तो नल हाइपोथेसिस के केस में लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि सारे पॉइंट्स का जब हम एवरेज ले लेंगे और जो एवरेज लाइन होगी बीच से वो यहाँ कहीं से जो ऐसे पास होगी, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा m होगा वो होता है बीटा 1,0, ठीक है, या फिर ये ऐसे समझो, ठीक है। और जो हम लाइन फिट करने के बाद जो बेस्ट फिट लाइन हम बनाए हैं उसका जो स्लोप होता है या स्लोप होता है वो होता है बीटा 1। बेस्ट फिट लाइन नहीं समझ क्या, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाने के बाद y इज इक्वल टू mx प्लस c आता है, m जो उस केस में आएगा जो बेस्ट फिट लीनियर रिग्रेशन को फिट करने के बाद आएगा वो होगा मेरा बीटा 1, समझ गए। और ये बीटा 1,0 क्या था कि हमने एवरेज लाइन खींच दी, एक सीधी ऐसी लाइन खींच दी, ठीक है, वही चीज बात हुआ ना, नहीं अलग हुआ ना, एवरेज लाइन सीधा है, बेस्ट फिट लाइन ये बेस्ट फिट लाइन है और ये एवरेज लाइन है, समझे। तो इसका स्लोप है बीटा 1, इसका स्लोप है बीटा 1,0। दोनों से भी लगता है कि लीनियर रिग्रेशन में बीच से ही जाता है ना दोनों, कि पॉइंट इधर इधर है तो एवरेज ही लेता है ना, तो लीनियर रिग्रेशन जरूरी नहीं है ना, स्टैंडर्ड एरर के हिसाब से वो किधर भी शिफ्ट हो सकता है ना, ठीक है।
तो उस केस में हम टी टेस्ट को क्या करते हैं, टी टेस्ट के केस में उसमें हम करेंगे बीटा वन माइनस बीटा वन कॉमा जीरो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर जो एक्चुअल बेस्ट फिट के केस में आया है, वो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसकी एक टी वैल्यू आएगी, उस टी वैल्यू से पी वैल्यू निकालेंगे, पी वैल्यू से ये डिसाइड करेंगे कि लीनियर फिट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। समझ गए? इसीलिए वो सारे अजम्पशंस जो ऊपर टी टेस्ट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थे वो सारे के सारे लीनियर रिग्रेशन में भी आएंगे, क्योंकि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग हर बार करते हैं, है ना। इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, कभी हम लोग ये सोचे कि न्यूरल नेटवर्क्स जब स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग हम लोग, तो वो जो वेट्स होते हैं इसके न्यूरल नेटवर्क के तो रैंडम होते हैं नेचर में, एकदम रैंडम होते हैं, है ना। तो हम उसको सारे को जीरो क्यों नहीं कर देते या सारे को वन क्यों नहीं कर देते हैं ट्रेनिंग से पहले और फिर ट्रेनिंग कर लें उसके ऊपर, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? सबको जीरो से स्टार्ट कर दो या सबको वन से स्टार्ट कर दो या सम कांस्टेंट के से स्टार्ट कर दो। तो इसको बोलते हैं सिमेट्री की प्रॉब्लम। ठीक है, होगा क्या, अगर सारे लेयर्स के वेट सेम होंगे तो जब बैक प्रोपोगेशन होगा तो वो पूरी लेयर के जितने न्यूरॉन्स हैं उन पे सब पे सेम ग्रेडियंट अपडेट होगा। ठीक है, वो पूरी लेयर एक न्यूरॉन की तरह काम करने लगेगी और मॉडल कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, कन्वर्ज ही नहीं करेगा वो कभी। ठीक है, तो इसका अच्छा तरीका क्या है, इसका अच्छा तरीका हर है हिडन लेयर जब वो बैक प्रोपगेशन करे तो कुछ लॉस तो होता ही, मतलब वो कम करेगा ग्रेडियंट लॉस। अपडेट सेम आएगा क्योंकि वहां पे भी सारे सेम वेट्स थे, पिछले लेयर में भी सारे वेट सेम हैं, तो अब यहाँ से सेम ग्रेडियंट आया तो यहाँ भी सेम लेयर में चेंज होगा। वेट और बायस पैरामीटर में पहुंचने से पहले तो ग्रेडियंट तो आ ही गया, आ तो रहा ही है, ग्रेडियंट आ रहा है लेकिन सब पूरी लेयर में सेम लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं ना, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। बात एक लेयर की बात कर रहा हूँ, एक लेयर में, हाँ, एक लेयर के सारे न्यूरॉन्स की वैल्यू सेम है ना। हमको लगा डिफरेंट लेयर में नहीं नहीं, उसमें तो अलग अलग ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे सेम हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से मॉडल कुछ सीख नहीं पाता है उसमें। ठीक है, और वो कन्वर्ज नहीं कर पाता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हमको ये पता है कि वेट अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा रख देंगे तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आएगी, वेट अगर हम बहुत छोटा रख देंगे तो वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो सही तरीका क्या है, वेट को हम इनिशियलाइज कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका होता है या तो हम जेवियर्स इनिशियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ग्लोरॉट इनिशियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसके केस में हम क्या करते हैं कि हम एक या तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं या तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं और उसमें से रैंडमली सैंपल करके वेट्स उठाते हैं, हमेशा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम वेट्स को सुपर इम्पोज कर देते हैं सारे के सारे को। अब ये केस में ना वेट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ना ही सिमेट्रिकल हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इससे हमने तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है, इसीलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या जेवियर इनिशियलाइजेशन यूज होता है वेट्स में। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और लॉज हैं जो स्टैटिस्टिक्स के केस में होते हैं। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, चाहे वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो बर्नौली, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, अगर उसका सैंपल मीन हम बार बार सैंपल करते चलें टाइम के साथ, है ना, जैसे मान लो एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसमें से हमने मान लो रैंडमली 30 सैंपल्स उठा लिए और उसका मीन निकाला, फिर ये चीज़ 100 बार करें हम, फिर से 30 रैंडम उठाए, फिर से 30 रैंडम उठाए, फिर उसका मीन बनाते जाएं, तो जो मीन का फाइनल प्लॉट आता है ना सैंपल मीन का, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो इवेंचुअली उसका जो सैंपल मीन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साइड कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या बोलता है? लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ये बोलता है कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाते जाते हैं, है ना, तो जो सैंपल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन के साइड कन्वर्ज करने लगता है। सिंपल है ना, सैंपल मीन जैसे 30 लोग का सैंपल मीन था और पूरी पॉपुलेशन का मीन था, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वो मीन के साइड, पॉपुलेशन मीन के साइड कन्वर्ज करता जाएगा। ये जनरली ऐसी चीज़ होती है कि दोनों इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस भी डाल के रखे हैं कि
लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या बोलता है, तो क्या डिस्क्राइब करता है, सैम्पल मीन के बारे में डिस्क्राइब करता है, वैल्यू ऑफ सैम्पल मीन को डिस्क्राइब करता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन के बारे में बात करता है ना। कंक्लूजन में n जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या बोलता है, सैम्पल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर जाने लगता है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैंडर्डाइज सैम्पल मीन कन्वर्जेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, डेस्टिनेशन क्या है, वेयर द मीन गोज हाउ द मीन गेट्स देयर, है ना। बस यही, ये बेसिक इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। फाइनल है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम हम लोग सब लोग जानते हैं, जो बैग वाले क्वेश्चंस आते थे हम लोग के जेईई के टाइम पे भी आते थे, वही सारी चीज़ें हैं ना। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग सच दैट बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि बी ऑलरेडी, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग सच दैट ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये सिंपल बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम नाइव बेस क्लासीफायर बनाएंगे वहाँ पे बेस थ्योरम यूज़ होता है। ठीक है, इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स आई गेस, एक सेकेंड, हम लोगों ने कंडीशनल कोरिलेशन, हाँ, हैंड्स ऑन कोडिंग विथ कंप्यूट वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। ठीक है, तो पहले हम लोग टी टेस्ट वाले में, हाँ एक बार वो रिकैप स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग ने पढ़ लिया कि पहली क्लास में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मीन, मोड, मीडियन, लीनियर अलजेब्रा हो गया पूरा, हाँ ऑलमोस्ट कह सकते हो, जितना रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उतना हो गया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होते हैं, CDF या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ना। देन PPF क्या होता है, P वैल्यू क्या होती है ना, T हाइपोथेसिस टेस्टिंग, P वैल्यू क्या होता है, T डिस्ट्रीब्यूशन, क्या तीन टाइप के थे ना। हाँ, T में 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, वन सैंपल टेस्ट, अनपेयर्ड सैंपल टेस्ट और पेयर्ड सैंपल। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। अब आते हैं, हाँ अब कोड इसको कैसे करते हैं ना, तो सॉरी एक सेकेंड, तो इसी में से एग्जांपल्स उठा लेते हैं अभी के लिए, जो एग्जांपल्स हम लोग बात किए थे उसी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो साइपाई करके एक साइंटिफिक लाइब्रेरी है ना, जो तुम्हारी इसके लिए यूज़ होती है, स्टैटिस्टिकल चीज़ों के लिए यूज़ होती है। साइपाई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एक्चुअली में, उसमें सिग्नल प्रोसेसिंग के भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, स्टैटिस्टिक्स की भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ऑडियो सिग्नल के लिए भी सारी चीज़ें दी, मतलब ओवरऑल पूरी साइंटिफिक लाइब्रेरी है वो। ठीक है, उसको हम लोग काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, import scipy.stat. ठीक है, अब हम इसके ऊपर सारे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा वन सैंपल टी टेस्ट का। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट में हम लोग कौन सा एग्जांपल लिए थे, वो वेट वाला, ड्रग्स वाला दूसरे में लिए थे ना, वेट वाला लिए थे, है ना। तो वेट वाले के एग्जांपल लेते हैं कि एक मेरा एक्स बार होता है ना, और एक मेरा म्यू होता है ना। ये एक्स बार मेरा पॉपुलेशन मीन है, यहाँ पे पॉपुलेशन मीन है ना। ये मेरा यहाँ पे सैम्पल मीन है, फिर सैम्पल साइज, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एस, है ना। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पल का, देन सैम्पल साइज होता है। ठीक है, सैम्पल साइज। अब एक्स बार उस केस में क्या दिया हुआ था कि 45 पहले वेट था, फिर 75 हो गया था बच्चों का, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 45 ले लेते हैं उसका पॉपुलेशन मीन बिफोर न्यूट्रिशन टेस्ट या जो भी, है ना। फिर ये क्या था, ये 75 था, है ना, मतलब न्यूट्रिशन हेल्थ कोर्स के बाद। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं 25 था, और सैम्पल साइज़ भी जो है वो मेरा 25 था। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली। अब हमको टी टेस्ट करना है इसका। ठीक है, तो टी वैल्यू क्या थी याद है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अपॉन √n। ठीक है, तो एक्स बार माइनस यू डिवाइडेड बाय एस अपॉन, हाँ, n डॉट स्क्वायर रूट, है ना, यहाँ पे
पी डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन। नंपाई इम्पोर्ट नहीं किए हम लोग, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पे। ठीक, अब ये हमारी टी वैल्यू आ गई। ठीक, अब टी वैल्यू एक बार देख लेते हैं, टी वैल्यू कितनी आई, -6 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमको टी स्टैट निकालना है, सॉरी अब टी क्रिटिकल निकालना है हमको। पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1। ठीक है, सैम्पल साइज -1। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, अल्फ़ा डिफाइन करते हैं हम। अल्फ़ा है 0.05, मतलब हम 95% कॉन्फिडेंस पे बोल रहे हैं अपने टेस्ट के बारे में, रिजल्ट्स है ना। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ क्रिटिकल टी निकालते हैं, है ना। तो क्रिटिकल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रिटिकल टी की वैल्यू हो जाएगी स्टैट्स डॉट, यही जो ये प्रेडिक्ट करा है, एकदम सही प्रेडिक्ट करा है, ये पीपीएफ फंक्शन है ना। इसमें हम क्या डालते हैं, वो जो टेबल थी ना, ये जो टेबल मैंने यहाँ खोली थी ये वाली, तो इसमें हम इससे भी देख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली साइपाई वाले वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी वहाँ कितनी है, 24। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05, तो 24 पे 0.05 की कितनी वैल्यू है, 1.711। ठीक है, अब वहाँ एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम सी आर डिवाइडेड बाई सी आर अंडरस्कोर टी करते हैं तो इसकी वैल्यू वही सेम आ रही है जो वहाँ टेबल में थी, है ना। ये क्रिटिकल टी आ गया। अब क्रिटिकल टी निकालने के बाद हम पी वैल्यू निकालते हैं। तो पी वैल्यू अल्फा 0.05 ली, वहाँ 24 कैसे, कहाँ पे, अल्फा अल्फा कितना है अल्फ़ा उस 0.05 टेबल है, में? डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है ना, अच्छा। n-1, तो अल्फ़ा हाँ, 0.05 ऊपर है, नंबर ऑफ सैंपल मैच अल्फ़ा यहाँ है ना, हम्म, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस एक्सिस पे है। ठीक है, 25 ठीक। अब पी वैल्यू निकालना है हमको, तो पी वैल्यू का भी कैसे करते हैं, 1 माइनस स्टैट्स डॉट टी डॉट सी डी एफ, ये भी स्टैट्स के अंदर ऑलरेडी तुम्हारा मतलब बना हुआ है। तो टी वैल्यू ये आई है और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, तो इस पर हमारी पी वैल्यू कितनी आएगी। अब पी वैल्यू कितनी आई, 0.999 समथिंग समथिंग, नहीं एक मिनट हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, स्टैट्स डॉट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ओह सॉरी, यहाँ पे यू माइनस एक्स, एक सेकेंड, नहीं एक्स बार माइनस, उल्टा कर दिया हम, सॉरी। ये सैम्पल मीन है और ये तुम्हारा पॉपुलेशन मीन है ना। यहाँ पे एक्स, सॉरी यू माइनस एक्स बार होगा, है ना। और फिर इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा पी वैल्यू जो है 0.05 से बहुत कम। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है तुम्हारा इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, x1 बार माइनस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्या था कि वो डिपेंडेंट है। नहीं हम ये ऊपर वाले टेस्ट से हमने, और पहले हाइपोथेसिस लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है कि हमने कुछ न्यूट्रिशन का कोर्स बनाया बच्चों के लिए। ठीक है, तो मेरा जो HA है ना, वो ये है कि उस न्यूट्रिशन कोर्स की वजह से हम लोग का जो बच्चों का वेट है ना, या फिर बच्चों को ओवरऑल वेट गेन हुआ है। ठीक है, वेट गेन हुआ है। ठीक, और नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई गेन नहीं हुआ है ना, कोई गेन नहीं हुआ है। समझ गए। तो इस केस में हम HA को एक्सेप्ट कर रहे हैं और H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ गए, इस केस में हम ये कर रहे हैं, तो गेन हुआ है, करेक्ट। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का एग्जांपल था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट या फिर अनपेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उसके में क्या था, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, ये मेरा इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। इस पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं टीचिंग मेथड वाला। ठीक है, कि एक मेथड A है, एक मेथड B है, सेम हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं दोनों लोग को। ठीक है, तो हमने मार्क्स ले लिए बच्चों के। ठीक है, रैंडमली मार्क्स ले लिए, एक मेथड A से पढ़ के आया है, एक मेथड B से पढ़ के आया है। ठीक है, तो इससे एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं कि ये वाला जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये हमारा मार्क्स हो गया।
ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो दो टीचिंग मेथड्स हैं, है ना, वो आपस में डिफरेंट हैं, मतलब कि एक मेथड दूसरे मेथड से बेटर है। समझ गए, हम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही टी वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम टी कॉमा पी दोनों निकाल सकते हैं एक साथ। कैसे, स्टैट्स डॉट टी टेस्ट इंड ऑफ ए कॉमा बी, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है अगर हमारा पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट की बात हो रही होती है, ठीक है। हम यहाँ पे टी वैल्यू देख लेते हैं और यहाँ पे पी वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। पी वैल्यू आ रहा है 0.993, करेक्ट। अब अल्फ़ा कितना लेना था हमें, अल्फ़ा यहाँ पे 0.05 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 1 2 3, या फिर लेंथ ऑफ ए -1, है ना। लेकिन नहीं, हम लोग अभी पढ़े थे ना कि लेंथ ऑफ ए प्लस बी होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 डिवाइडेड n1 प्लस n2 -2 होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्रिटिकल टी अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्रिटिकल टी क्या हो जाएगा, स्टैट्स डॉट टी डॉट पी पी एफ, जैसे उस केस में हम लोग निकाले थे, है ना, पी पी एफ 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब क्रिटिकल ऑफ टी आ गया मेरा, क्रिटिकल ऑफ टी है 2.02 और टी मेरा कितना आ रहा है -0.82 समथिंग समथिंग, है ना। इसका मतलब है हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, पी वैल्यू जो है वो मेरी 0.05 से बहुत ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब है कि इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मेथड्स सेम है, ठीक है। लास्ट जो मेरा टेस्ट डिपेंड करता है अल्फा के ऊपर, अल्फा हम कितना रखना चाहते हैं। तो 0.05 का मतलब है 95% कॉन्फिडेंस, 0.025 का मतलब क्या होगा, तो ये वैल्यू कौन देगा तुम्हें, तो तुम ही ये तुम डिसाइड करोगे ना कि हम अपना स्टैटिस्टिकल तो मेरे टेस्ट, पे डिपेंड कर रहा है कि वैल्यू क्या आएगा, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि है। अगर हम 99% तुम करते हैं 99% करते हो तो वैल्यूज़ अलग आएंगी। जैसे अब उस टेबल पे वापस जाके एक बार देखते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस वैल्यू है अल्फा 0.005 है, ये मतलब 99.5% कॉन्फिडेंस के साथ 99.95 कैसे हुआ, 99.5 हुआ ना, 0.05 का मतलब ये 0.5% है। नहीं 99.95 कैसे, अरे 99.95 हुआ ना, कैसे 0.05 है, एक बार 100 माइनस 0.5 99.5 हुआ, 0.05 है वो। अरे तो 0.05 इंटू 100 करोगे ना परसेंटेज वाइज, हाँ। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो उस पे ये वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। जो कि अगर तुम ध्यान से देखो तो बहुत ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में, 1.71 के कंपैरिजन में 2.8 है, यहाँ 2.8 है, 2.7 है, ऐसे है ना। तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा हार्ड मार्जिन होता है, ठीक है। अब आते हैं पेयर्ड टू सैम्पल टी टेस्ट में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं कि दो ये सब पेपर, अलग-अलग टेस्ट करते हैं, हाँ, तो एक ही टेस्ट से तो पता ही चल गया, तुम अलग-अलग टेस्ट करके क्या फायदा। क्योंकि अलग अलग टेस्ट अलग अलग केसेस में होते हैं ना। जहाँ पे जैसे ये जो सेकंड वाला चीज़ की है हम लोग, यहाँ पे हम लोग को पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स नहीं पता होता है। यहाँ कहीं पे हम लोग, तुमको दिखा कि कहीं हम लोग मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ किए, नहीं किए। ऊपर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का यूज़ किए थे, है ना। तो यही डिफरेंस होता है। लास्ट वाला है तुम्हारा पेयर टू सैम्पल टेस्ट। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मैथ्स के दो पेपर हुए, मैथ 1 मैथ 2, ठीक है। अब क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है कि मैथ 1 है और मैथ 2 है। अगर कोई बच्चा मैथ 1 में ख़राब कर रहा है तो हो सकता है कि मैथ 2 में भी चेंजेस ख़राब कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से समझो, तो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, उसमें हम लोग को पता है एक्स डी बार डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एस अपॉन √n, ठीक है। खैर इसका एग्जांपल मेरे हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वही उसका दोनों मैथ्स का डिफरेंस ले लेंगे, डिवाइडेड बाय वो कर देंगे, स्कोर आ जाएगा फाइनली, और इवेंचुअली हम उसी के बेसिस पे चीज़ों को प्रेडिक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं, तो हम लोग हाइपोथेसिस निकाल लें कि नल है या वो है, इसके बाद स्टेप क्या होता है मॉडल बिल्डिंग में। जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तब हम मॉडल बनाते हैं। मतलब हम मॉडल को वैलिडेट करते हैं कि मॉडल मेरा सही बना है कि नहीं बना है। जैसे पाइथन में
लीनियर रिग्रेशन का तो मॉडल फ्लो ये डायरेक्टली रहता है कि डेटा सेट फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नहीं, सबसे पहले डेटा सेट आता है, हाँ। डेटा सेट को तुम नॉर्मलाइज करते हो, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन normalize, चेक हाँ। करते हो, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन एक्सेट्रा, ये प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हो गए, ठीक है। नॉर्मलाइज किए, चीज़ों को देखे, फिर उसके बाद तुम एक मॉक मॉडल बनाए। मॉक मॉडल मतलब कि एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना दिए, ठीक है। फिर तुम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, वो जो बीटा की वैल्यू वहाँ से आई है उसके बेसिस पे तुम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, ठीक है। उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि मॉडल मेरा अच्छा फिट है कि नहीं है। तो लीनियर रिग्रेशन में एक्चुअली में 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है और टी सारे टेस्ट। ये सारे टेस्ट सारे में होता है, लीनियर, लॉजिस्टिक, एसवीएम। नहीं, ये सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के केस में होता है, और ठीक है। सबका अलग अलग टेस्ट होता है। बाकी चीज़ों में टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हाँ। जनरलाइजेबल होते हैं। लीनियर रिग्रेशन तुम्हारा सिर्फ लीनियर केसेस पे काम करता है और बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल बेस्ड होता है, इसलिए उसमें हम ये यूज़ इसी में करते तामझाम हैं, ज़्यादा इसी में ज़्यादा है ना। क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात कर रहे हो ना तुम, छोटी बात थोड़ी ना है वो। ठीक है। अगर तुम फाइनेंस में गलती करते हो तो दिक्कत ज़्यादा होगी ना, ऐसा ये सारे समझो। क्वांट में ये वाला एल्गोरिथम यूज होता है, अलग होता है। हाँ, मतलब क्वांट तो काफ़ी ऊपर की चीज़ होती है, बट ये सारी चीज़ें बेसिक वहाँ पे भी यूज़ होती हैं, है ना। जैसे मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं ना, उनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे स्विगी कोई मार्केटिंग कैंपेन किया, तो वो मार्केटिंग कैंपेन अच्छा रहा कि ख़राब रहा, उसको तुम स्टैटिस्टिकल बैक नंबर से ही तो तुम अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाओगे ना। तो जैसे तुमको याद है संजीव का दोस्त आया था, कौन? जो अभी कुछ दिन पहले आया था। आर्यन। नहीं, आर्यन नहीं, अभी जो हम लोग यहाँ रुका था कुछ दिन, Sorry, वो बंदा business बिजनेस analyst। एनालिस्ट था, उसका भी काम यही था। तो वो लोग सारा डेटा एक्सेट्रा सब कुछ बना के अपने सीनियर्स को देते हैं, सीनियर्स